हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ विथ रॉक। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीजी सेट लीनियर अलजेब्रा 2019 के क्वेश्चन। लगभग इसमें 30 क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये दो पार्ट में इस वीडियो को बनाऊंगा मैं। इसके पहले हमने 17, 18 और 17, 18 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा विथ कॉन्सेप्ट के साथ। तो जो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चंस का लेवल था 19 में, वो कंपेयर देन 17 एंड 18 से थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड पे आए क्वेश्चंस ज़्यादा थे। और 17, 18 का क्वेश्चन थोड़ा इजी था और हमारा कुछ स्टेटमेंट बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हुए थे। तो आप ऐसा मान सकते हो कि जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है सीजी सेट का, मतलब 2024 में जो एक्सेप्टेड डेट है, मतलब जो आने वाली डेट में एग्जाम का डेट दिया गया 7 जुलाई, उसमें भी कुछ क्वेश्चन जो होंगे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे लीनियर अलजेब्रा के। आप देखो 30 क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा के आ रहे हैं जो अच्छे हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है, मतलब आपको 60 मार्क्स है। इजीली आप 30 के 30 क्वेश्चन सही कर सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैंने 3 क्वेश्चन लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सिंगुलर के बारे में बोला गया है, सॉरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में बोला गया है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक स्क्विसिमेट्रिक के बारे में बोला गया है। सेकंड आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से है। अगर आपने हमारा इसके पहले का 17, 18 की जो वीडियो बनाया है, अगर उसको देखा होगा तो आपको सेकंड क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। थर्ड हमारा है सब स्पेस पे बेस्ड है। तो मैं सबसे पहले थर्ड से स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले आप नोट डाउन कर लो सब स्पेस की डेफिनेशन क्या होगी। मींस किसी को सब स्पेस दिखाना रहेगा, उसके लिए क्या टेस्ट हमें जरूरी है और कौन से टेस्ट हमको करने रहेंगे सब स्पेस के लिए। तो सबसे पहले देखोगे आप जो हमारा सब स्पेस की डेफिनेशन है, मींस या सब स्पेस का टेस्ट बोल सकते हो। पहली चीज, अगर कोई भी सब स्पेस दिया गया है, बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ Rn इन फैक्ट लीनियर सब स्पेस Rn n इज ग्रेटर देन 2, मतलब n को 2 से बड़ा लेना है, मींस x1 x2 x3 लेना है ऐसे टाइप का। और x1 एंड x1 एंड x2 इज इक्वल टू 0, इसमें दिया बी में। सेकंड में x1 इक्वल टू 0 और थर्ड में हमारा दिया है x सच दैट i इक्वल टू 1 टू एंड xi इक्वल टू 0। तो सब स्पेस की डेफिनेशन है हमारी, सपोज W एक सबसेट है वेक्टर स्पेस V का, देन W हमारा V का सब स्पेस होगा। पहली चीज उसमें 0 बिलोंग करना चाहिए, 0 इसमें बिलोंग करना चाहिए। फर्स्ट केस आप चेक करना है कि इसमें 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। सेकंड, अगर U और V W से उठा रहे हो तो उनका सम भी W के अंदर आना चाहिए। थर्ड चीज, अल्फा एक एलिमेंट उठाओ फील्ड का, अल्फा U भी W के अंदर जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अगर फर्स्ट ए ऑप्शन को उठाऊं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए को आप उठाओगे, इसमें से आप देखोगे, मान लो एक WA1 एक सब स्पेस है, क्या लिखा हुआ है, x सच दैट xi इज ग्रेटर देन 0। मीन्स अगर मैं इसको मैं 3 वेक्टर्स का उठाता हूं, ऐसे x लेता हूं, x1 x2 x3 सच दैट x1 x2 एंड x3 ये तीनों क्या हैं, ग्रेटर देन 0 है। अगर इसमें मान लो एक वेक्टर लिया मैंने u, ये लिया 1 1 1, ये W1 के अंदर आएगा क्योंकि सभी 1 0 से बड़े हैं। अगर अल्फा फील्ड से आप उठाना है, इस वाले को देख रहा हूं, अल्फा U भी W1 के आना चाहिए। मान लो अल्फा की वैल्यू मैंने -1 ले ली, तो अल्फा U मतलब -1 U करूंगा तो क्या आएगा, -1 एंड -1 डजेंट बिलोंग टू W1, बिकॉज क्या बोला कि जो x1 x2 x3 है, मीन्स ये -1 सब 0 या 0 से बड़े होने चाहिए। ये तो 0 और 0 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब हुआ 0 से क्या आ रहे हैं, छोटे आ रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो फर्स्ट वाला है वो सब स्पेस फॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब ए वाला सब स्पेस नहीं होगा। तो आपको बोला था चूज द करेक्ट आंसर ए एंड बी, ऑप्शन इनकरेक्ट, क्योंकि ए तो सब स्पेस बना नहीं रहा है। बी एंड डी, सी एंड डी, बी एंड सी, एक ऑप्शन आपको इजीली डिस्कार्ड कर लिया हमने। सेकंड वाले देखोगे बी नंबर का, x1 एंड x2 इक्वल टू 0। तो आपने ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लो, ये किसी भी बुक्स में ये टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ये वाली चीज, बट मैंने लिख दिया। सेकंड वाले में देखोगे आप, सेकंड में जो हमारा W2 दी गिवन है, बी में वो W2 इक्वल टू अपने पास है x सच दैट x1 एंड x2 का जो प्रोडक्ट है ना वो 0 है। तो इसमें क्या करते हैं, मैं 2 वेक्टर्स लेता हूं, देखता हूं, ध्यान से देखना आप। एक वेक्टर लेता हूं 1 0 0, ये u हुआ, बिलोंग कर रहा है W2 में। ठीक, क्यों बिलोंग कर रहा है कि ये x1 है और ये x2 है, दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है। एक v वेक्टर लिया 0 1 0 0, ये भी बिलोंग कर रहा है W2 में, क्यों, क्योंकि x1 और x2 का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, u प्लस वी करता हूँ, u प्लस वी करूंगा तो 1 0 0 प्लस 0 1 0 आएगा, और इधर से करूंगा तो 1
1 0 आएगा, डजेंट बिलोंग टू W2 बिकॉज रीजन क्या है इसका कि x1 एंड x2 1 एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब बी वाला भी हमारा सबस्पेस फॉर्म नहीं कर रहा है, बी ऑप्शन भी सबस्पेस फॉर्म नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसमें बी एंड सी दिया है इनकरेक्ट, बी एंड डी दिया है इनकरेक्ट। इसका मतलब एक ही ऑप्शन करेक्ट बचा। अगर क्वेश्चन सही है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर इसको आपको देखना है सी वाले को, एक मैं टेस्ट करके बता दे रहा हूं, बाकी आप क्या कर सकते हो, बाकी आप टेस्ट करना खुद तीनों को। तो मैं सी वाले को टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। सी जो हमारा है उसको मैं नाम W3 दे रहा हूँ। ये ऑप्शन करेक्ट कैसे हो रहा है, W3 क्या होगा, x, ऐसे x आ रहे हैं हमारे पास सच दैट फर्स्ट वाला क्या है, 0 है। ठीक, x1 वाला क्या है हमारा, 0 है। तो देखो ध्यान से, ये W3 है, तो हम क्या लेते हैं, एक वेक्टर लिया, पहले देखो 0 बिलोंग कर रहा है, यस 0 इसमें बिलोंग कर जाएगा। ठीक, 0 0 0 सारे को 0 ले लो। जैसे मान लो मैंने लिया x1 x2 x3 सच दैट x1 बराबर 0 एंड x2 एंड x3 बिलोंग टू R। ठीक, ये हमारा W3 है, 3 का लिया, मतलब n इक्वल टू 3 के लिए मैं उसको देखा। अब देखो यहाँ से अगर मान लो एक वेक्टर मैंने लिया u लिया हमने, जैसे u लूंगा 1 या ऐसे u लिया x1 x2 x3 बिलोंग टू W3। एक वेक्टर v लिया y1 y2 y3 बिलोंग टू W3। अब अगर x1 x2 x3 W3 के अंदर आ रहा है, इसका मतलब इसमें x1 की वैल्यू 0 होगी और इसमें क्या होगी, y1 की वैल्यू 0 होगी। अब देखना है कि u प्लस वी जो है हमारा, u प्लस वी इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। u प्लस वी निकालूंगा तो क्या आएगा, x1 x2 x3 प्लस y1 y2 y3 इक्वल टू क्या करेंगे हम, x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3। ठीक, अब देखना ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये अगर इसके अंदर जाएगा, ध्यान रखना मैं 3 के लिए प्रूफ कर रहा हूँ, आपको यहाँ आर्यन है, n के लिए भी प्रूफ कर सकते हो। तो सिमिलर तरीके से n के लिए भी होगा x1 x2 x3 डैश 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 xn y1 y2 y3 डैश 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 yn। तो आप इससे टेंशन मत लेना कि n इक्वल टू x इक्वल r इक्वल टू rn के लिए कैसे प्रूफ करेंगे, बस ये डैश डैश करके n तक लेके जाना है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ज़्यादा। अब देखो अगर इसको W3 के अंदर आना है इसके अंदर, इसका मतलब ये वाले को 0 होना पड़ेगा। तो बाय अगर ये x1 x2 x3 ये वाली चीज तो W3 के अंदर है तो x1 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से हमारे पास ये पूरा कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x1 प्लस y1, ये हमारा क्या आएगा x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 बिलोंग करेगा W3 में, और यहाँ पास x1 प्लस y1 बराबर 0 होगा इस वाले इक्वेशन से और इस वाले इक्वेशन से। इसका मतलब u प्लस वी भी हमारा क्या हो गया, W3 के अंदर आ गया। ऐसे ही हम क्या दिखा सकते हैं, अल्फा u भी दिखा सकते हैं, क्योंकि अल्फा इंटू x1 होगा, अगर ये इसके अंदर होगा तो x1 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसका भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि हमारा सब स्पेस है और ये वाला भी हमारा सब स्पेस है, डी नंबर भी हम सब स्पेस दिखा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 0, तो ये भी सब स्पेस बनाएगा। मीन्स आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप कोई भी सब स्पेस का क्वेश्चन कर सकते हो। अब क्या हुआ, अब क्या कर सकते हो आप, फर्स्ट वाले क्वेश्चंस को देखो। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला है n क्रॉस n मैट्रिक्स A इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ करेस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T इज। देखो आपको पता है इन्वर्टेबल का मतलब होता है कि जो मैट्रिक्स बनेगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करेस्पॉन्डिंग, उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, नॉन सिंगुलर बोला जाता है। अगर नॉन सिंगुलर है इसका मतलब इन्वर्टेबल होगी। दो तरीके से होती हैं, नॉन सिंगुलर और इधर क्या होगा, इन्वर्टेबल। अगर इन्वर्टेबल है तो नॉन सिंगुलर होगा, नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टेबल होगा। ये डायरेक्ट है हमारा नॉन सिंगुलर, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब देखो इनकरेक्ट कर रहा है तो बोला ए कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ए इज इन्वर्टेबल है इफ एंड ओनली द करस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इज नॉन सिंगुलर होना चाहिए। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ टी, ट्रांसफॉर्मेशन का डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए।
क्योंकि जब जो जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आएगा इस ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग, जैसे मान लो एक ट्रांसफॉर्मेशन है Rn से Rn में, इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आएगा, अगर उसका मैट्रिक्स मान लो ए आई, अगर इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है मीन्स इन्वर्टेबल है, मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होने वाला है, नॉन सिंगुलर होने वाला है। सिंगुलर नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर का मतलब होता है डिटरमिनेंट जीरो हो जाए, इनकरेक्ट। सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक का मतलब होगा टी का ट्रांसपोज टी के इक्वल हो जाए, मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज टी के इक्वल हो जाए। इसकी सिमेट्रिक भी नहीं होगा, इसकी सिमेट्रिक का मतलब टी ट्रांसपोज माइनस टी के इक्वल हो जाए। इसका मतलब हुआ अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है उसके करस्पॉन्डिंग अगर कोई मैट्रिक्स हमें मिल रही है, अगर वो उसका इन्वर्टेबल है तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होने वाला है, नॉन सिंगुलर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन क्या होंगे इसके इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक, अब आपका आता है हमारा वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, तो हमारे पास जो गिवन है एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, एक मिनट, हाँ ठीक है। जो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है वो क्या है, पी ऑफ x1 x2 स्टैंडर्ड बेसिस है। अच्छी बात यह है स्टैंडर्ड बेसिस दिया गया है, तो जब भी आपका स्टैंडर्ड बेसिस दिया जाएगा, जैसे देखो आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ या आपको पता भी होगा, तो आप यहाँ से देख लो x1 प्लस x2 और क्या दिया है अपने पास 2x1 माइनस x2 इंटू 7x2। जब आप देखोगे स्टैंडर्ड बेसिस दिया गया है तो आप क्या करो, जिस जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है स्टैंडर्ड बेसिस होती क्या है, जैसे b1 दिया गया है E1 मीन्स होता है 1 0, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से है, V2 से V3 में है। P हमारा कहाँ से कहाँ है, V2 टू V3। तो मैट्रिक्स हमारी जो बनने वाली है वो बनने वाली है 3x2 की, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो बनने वाला है 3x2। कभी कभी ना ऑप्शन ऐसे भी डिस्कार्ड हो जाते हैं, ये भी 3x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 3x2 है, ये भी 3x2 है, ये भी 3x2 है, कभी कभी 2x3 वगैरह भी दे देता है, तो मैट्रिक्स वहां से डिस्कार्ड कर लेते हैं हम लोग कि ऑप्शन ये नहीं होने वाला है, तो वहां से भी ध्यान रखना 3x2, ये 3 रो और 2 कॉलम, 3x2 की मैट्रिक्स बनने वाली है। स्टैंडर्ड बेसिस हमारी E1 E2 जो होगी 0 एंड 1 होगी। वहाँ B2 दिया है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेंट T रिलेटिव टू B1 टू B2 बोल रहा है, तो जो B2 होगी हमारी वो होने वाली है E1 1 0 0, ठीक, और E2 0 1 0, F1 F2 दिया है यहाँ स्टैंडर्ड बेसिस है, और F3 जो गिवन है 0 0 एंड 1 गिवन है। इनके करस्पॉन्डिंग अगर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना होता है अगर, तो आप एक काम करना है कि जो जो हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा ना, इन्हीं को हम क्या करते हैं, इन्हीं को हम जो ये दिया x1 x2, तो आप क्या करो जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन रहा है, जैसे x1 हो गया, 2 वेरिएबल यूज हुआ है, और यहाँ क्या है x2, इन्हीं को लिख दो सीधा सीधा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो है वो रहने दो। यहाँ से आप x1 की वैल्यू यहाँ कितना है कोफिशिएंट 1, यहाँ x2 कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ x1 कोफिशिएंट कितना है 2, x2 कोफिशिएंट -1, यहाँ x2 7 और यहाँ क्या है 0। तो आप देखो कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है, वही आपका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, 1 2 0 1 -1 एंड 7। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इसके भी क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस दिया होगा तो आपको वो बहुत सारी चीजें नहीं निकालने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप क्या करोगे, जैसे टी ऑफ 1 0 की इमेज देखोगे, टी ऑफ 0 1 की इमेज देखोगे, और उन इमेज को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने वाले हो, उनके जो कोऑर्डिनेट आएंगे उन्हीं को हम क्या कर रहे हैं, कॉलम वाइज पुट कर देते हैं, तो हमारी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। अगर आपने अभी तक इसके पहले वाले बहुत 3 4 5 क्वेश्चन लगभग हमने डिस्कस किया है 17 में 18 में, तो उनको आप जाके देखोगे तो आपको समझ आएगा कैसे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन अगर हमारी बेसिस स्टैंडर्ड नहीं है तो कैसे लिखा जाता है। अगर स्टैंडर्ड है तो आप डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आप ऐसा कर लेना। ठीक, इसमें क्योंकि टाइम हमें बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है क्वेश्चंस में, क्योंकि 2 ही मार्क्स देने वाले हैं, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चंस इधर डिस्कस की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ठीक, एक मिनट, रख कर दे रहा हूं इसको।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फोर्थ क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए जो है वो क्या बोल रहा है आपका, इफ ए मैट्रिक्स ए इज diagonal then no eigenvalue of A is repeated, ठीक। बी जो है आपका बोला इफ नो आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए is repeated then A is diagonal, ठीक। फिर बोल रहा है चूज द करेक्ट आंसर, यही बोलेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो ए में बोल रहा है ए इज करेक्ट, बी इनकरेक्ट, बी ऑप्शन में बोल रहा है बी करेक्ट, ए इनकरेक्ट, बी करेक्ट, ए इनकरेक्ट, सी बोल रहा है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, डी बोल रहा है बोथ ए एंड बी इनकरेक्ट, ये ठीक। अब डायरेक्ट रिजल्ट है। अगर पेपर डिस्कशन भी आप देखोगे, अगर अच्छे से देख रहे हो, रिजल्ट को लिख रहे हो ना, तो आप क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चंस को बिना कुछ किए कर सकते हो। द रैंक ऑफ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म, is n in n variables, ए ऑप्शन बोल रहा है n, बी ऑप्शन बोल रहा है हमारा लेस ग्रेटर देन n, सी में बोल रहा है लेस देन n, डी में बोल रहा है हमारा नन, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन हैं दो, और एक और है छोटा सा क्वेश्चन, उसको भी लिख दे रहा हूँ। इफ 6 वाला है हमारा, इफ ए इक्वल टू जो हमारा गिवन है 2 5 1 माइनस 2 देन ए की पावर 100 इज, ए की पावर 100 आपके के बारे में आपको पूछ रहा है, ए की पावर 100 क्या होगा। तो ए ऑप्शन में दिया है 9i, ए ऑप्शन में है हमारे पास 9i, बी में दिया है 9 की पावर 50i, सी में दिया है 9 की पावर 100i, और डी में अपने पास है 9 की पावर 101i, ये है हमारे पास। चलो ठीक, अब क्या करते हैं कि करके डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं फर्स्ट वाले को, जो हमारे पास है कि एक मैट्रिक्स है आपके पास, बोल रहा है कि मैट्रिक्स ए हमारी डायगोनलाइजेबल है, ठीक। उसके पास रिपीटेड आइगन वैल्यू होंगी तो क्या होगा, नॉन रिपीटेड होंगी तो क्या होगा, ठीक। चलो फोर्थ वाले को देखते हैं। पहले फोर्थ वाले को देखो। फोर्थ बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट बोला इफ मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल देन नो आइगन वैल्यू ऑफ ए इज रिपीटेड। तो आप एक काम करो, ए को क्या करो, ए को जीरो मैट्रिक्स ले लो 2 क्रॉस 2 की, और ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो। तो आप देख रहे हो इसमें जो आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू 0 एंड 0 है, रिपीटेड है। यहाँ भी आइगन वैल्यू जो है
आप चाहो तो निकाल लो, बट ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना, डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसकी आइगन वैल्यू डायगोनल के एलिमेंट है 1 1 है, दोनों रिपीटेड है। ठीक, a matrix is diagonal then no eigenvalue of A is repeated। मैट्रिक्स डायगोनल है, आइगन वैल्यू भी क्या है, रिपीटेड है। और बोल रहा है कि अगर मैट्रिक्स डायगोनल हुई तो नो आइगन वैल्यू ऑफ ए इज रिपीटेड, मतलब ए की आइगन वैल्यू रिपीट नहीं करेगी। ऐसा थोड़ी है, यहाँ तो रिपीट हो रही है आइगन वैल्यू, और मैट्रिक्स भी डायगोनल है, इसका मतलब रिपीटेड आइगन वैल्यू है। इसका मतलब एक एग्जांपल है हमारे पास, इसका मतलब स्टेटमेंट जो ए है ना, स्टेटमेंट ए वो क्या है, इनकरेक्ट है, सही बात नहीं है, गलत बोल रहा है कि मैट्रिक्स अगर डायगोनल होगी तो उसकी आइगन वैल्यू जो हमेशा रिपीटेड हो ही नहीं सकती, ऐसा थोड़ी है। आइगन वैल्यू रिपीटेड हो सकती है, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास ये एग्जांपल है। ठीक, इसकी आइगन वैल्यू रिपीटेड है, बट मैट्रिक्स भी डायगोनल है, और ये बोला नो आइगन वैल्यू रिपीटेड, इस तो गलत बात है। ए करेक्ट बोला, गलत। बोथ ए एंड बी करेक्ट बोला, गलत। अब बोला है ए एंड बी इनकरेक्ट, अगर ये थोड़ा और काम कर ले जाते हो तो ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर बोला इफ नो आइगन वैल्यू ऑफ ए इज रिपीटेड देन ए इज डायगोनल, ये तो बात सही है। अगर हमारे पास बी स्टेटमेंट में अगर मैट्रिक्स के अगर जो आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू आर डिस्टिंक्ट, अगर आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है, दिस इंप्लाइज मैट्रिक्स क्या होती है, हमेशा ऑलवेज डायगोनल होती है, ये ध्यान रखना। अगर आइगन वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है, मतलब सारी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, डायगोनल होगी। मींस बी जो स्टेटमेंट है, बी हमारा क्या है, करेक्ट है। और इसमें बोल रहा है डी ऑप्शन में कि बी हमारा इनकरेक्ट होगा, दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आएगा। तो आप इसको दिमाग में चढ़ा लो कि अगर मैट्रिक्स के पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं तो मैट्रिक्स डायगोनल होगी। अगर मैट्रिक्स के पास बोल रहा है कि डायगोनल है तो उसके पास हमेशा ही डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होंगे, इनकरेक्ट, गलत। मीन्स अगर डिस्टिंक्ट है डायगोनल, डायगोनल डजंट इम्प्लाई डिस्टिंक्ट। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अगर देखोगे आप डिस्टिंक्ट है तो क्या होगी, डायगोनल होगी मैट्रिक्स। आइगन वैल्यू की बात कर रहे हैं, अगर डिस्टिंक्ट होगी तो डायगोनल होगी, बट डायगोनल डजंट इम्प्लाइज कि मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू बनेगी वो डिस्टिंक्ट होंगी, मतलब कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मैट्रिक्स डायगोनल, बट डायगोनल मैट्रिक्स डजंट इम्प्लाइज आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन क्वेश्चन 4 था। फिफ्थ में देखोगे आप बोला द रैंक ऑफ पॉजिटिव डेफिनेट मैट क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ फॉर्म इन n वेरिएबल्स आर। बोल रहा है कि आपके पास अगर कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म है n वेरिएबल्स का और मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट है, देखो अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, आप सिंपल इतना समझो कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो होती है ना हमारी, वो क्या होती है, उससे जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनेगा, जैसे क्यू बी बी हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, बाइलिनियर फॉर्म से वो सेकेंड वेरिएबल अगर दोनों वेरिएबल सेम हो जाते हैं बाइलिनियर फॉर्म में तो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाती है। मान लो ऐसे टाइप की एक मैट्रिक्स आ गया आपके पास एक्स एक्स टाइप की या वी वी टाइप की, अगर ये हमेशा 0 से बड़ी आई, सिंपल सा देखो जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होंगी उसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखोगे आप तो वो क्या होता है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर जाती है, वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी, और जो उसकी आइगन वैल्यूज हैं, जैसे मान लो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म थी, कोई भी हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई, वो n वेरिएबल्स का है, मैं एक दो वेरिएबल्स का लेके चल रहा हूँ। मान लो दो वेरिएबल्स का क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये बोला रैंक ऑफ पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव डेफिनेट होनी चाहिए। पॉजिटिव डेफिनेट में आप ये देखोगे अगर कोई भी मैट्रिक्स बनाते हो अगर वो पॉजिटिव डेफिनेट है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, क्योंकि इसके क्वाड्रेटिक फॉर्म से वेरिएबल क्वाड्रेटिक फॉर्म जो हमारा है से हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। अगर वो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स हमारी जो मिल रही है अगर होगी, उसका मतलब उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 से बड़ा होगा, और डिटरमिनेंट 0 से बड़ा होना है, इसका मतलब सारे आइगन वैल्यू क्या होने वाली है, आइगन वैल्यू क्या होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है। और डिटरमिनेंट हमेशा 0 से बड़ा है, इसका मतलब डिटरमिनेंट ए क्या होने वाला है, नॉन जीरो होने वाला है।
अगर डिटरमिनेंट मैट्रिक्स की नॉन जीरो होने वाली, इसका मतलब रैंक कितनी होने वाली है मैट्रिक्स की, n होने वाली है। मैट्रिक्स की रैंक कितनी होने वाली है, n। समझ आए? तो मतलब अगर हमारी पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म है, उसकी रैंक हमेशा कितनी होने वाली है, n होने वाली है। अब बात आती है, इसमें 2-3 फॉर्म और आते हैं, पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। सेमी डेफिनेट में क्या होती है, डिटरमिनेंट जीरो हो सकता है, मतलब एक आइगन वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, उसमें रैंक n से छोटा भी हो सकता है। फिर आता है नेगेटिव डेफिनेट, ठीक। और फिर इसी तरीके से हमारे पॉजिटिव डेफिनेट, नॉन नेगेटिव डेफिनेट और सेमी पॉजिटिव डेफिनेट, सेमी नेगेटिव डेफिनेट, इस तरीके से मैट्रिक्स आती हैं। अगर कोई भी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है या पॉजिटिव डेफिनेट फॉर्म है तो उससे क्वाड्रेटिक फॉर्म है, उससे आप मैट्रिक्स फॉर्म करोगे। मैट्रिक्स फॉर्म करने के बाद आप क्या करो, खुद इसने दे रखा है पॉजिटिव डेफिनेट, इसके जो माइनस वगैरह होंगे, जो मैट्रिक्स बनाओगे उसकी पहली बार डिटरमिनेंट जीरो से बड़ा होंगे, डायगोनल के एलिमेंट भी हमेशा जीरो से बड़े होंगे, और इसकी जो रैंक आएगी वो फुल रैंक मैट्रिक्स आएगी। तो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक क्वाड्रेटिक फॉर्म्स से जो मैट्रिक्स बनने की आएगी उसकी रैंक हमेशा n होगी। या सिंपल से देखा जाए कि पॉजिटिव डेफिनेट अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म है, मीन्स अगर इस तरीके से है QVB हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब रैंक ऑफ जो मैट्रिक्स आएगी या जो भी आएगी वो हमेशा फुल रैंक आएगी, जितना भी रहेगा, जितने भी वेरिएबल्स का है। इसका मतलब इसकी जो रैंक आ रही है हमारी वो n आ रही है, ठीक। इस फिफ्थ का क्वेश्चन था। इसी तरीके से आप सिक्स्थ वाले को जा सकते हो। सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में आप ए दिया है, ए स्क्वायर निकाल लो, ए क्यूब निकाल लो, ठीक। इसमें से तो एक मैं इसमें आपको रिजल्ट बता देता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। तो थोड़ा सा काम करोगे आप इसमें। अगर मान लो इस जो ए हमारा दिया है, दो तरीके हैं इसके सॉल्व करने के लिए। पहला चीज़ हमारे पास ए जो दिया है वो क्या है, 2 1 5 -2। इसके मैं क्या कर रहा हूँ, आइगन वैल्यू निकाल लेता हूँ। आइगन वैल्यू मीन्स लेमडा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 करके। मैं यहाँ से देखो, अगर किसी भी मैट्रिक्स का रो का सम, कॉलम का सम अगर एक कांस्टेंट आता है, वह उसकी क्या बनती है, आइगन वैल्यू बनती है। तो यहाँ देखो इन दोनों रो का सम क्या है, 2 and 3, 3 होगा, 5 में 2 कर 3, तो आइगन वैल्यू क्या बनी, लेमडा 1 इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। एक आइगन वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। सेकेंड क्या आएगी, सम ऑफ आइगन वैल्यू। सम ऑफ आइगन वैल्यू के क्या बोला जाता है, ट्रेस बोला जाता है। ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, डायगोनल का सम। तो लेमडा 1 एक आइगन वैल्यू है, एक आइगन वैल्यू लेमडा 2 है। लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इक्वल टू कितना आना चाहिए, 2 - 2, ये डायगोनल का सम 0। तो यहाँ से लेमडा 1 3 है, 3 प्लस लेमडा 2 इक्वल टू 0। तो लेमडा 2 हमारे पास कितना है, 3। तो 3 and -3 आर आइगन वैल्यूज। ये हमारे पास 3 and -3 क्या आ गई, आइगन वैल्यूज आ गई मैट्रिक्स ए का। और हमें एक रिजल्ट पता होता है, क्या पता होता है, इफ लेमडा इज आइगन वैल्यू, इफ लेमडा इज आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, अगर ए का आइगन वैल्यू लेमडा है, देन लेमडा की पावर n will be आइगन वैल्यू ऑफ ए की पावर n। जो लेमडा की पावर n होगा वो आइगन वैल्यू होगा ए की पावर n विथ द सेम आइगन वेक्टर्स, विथ द सेम आइगन वेक्टर्स। इसलिए मैं इसको बता रहा हूं क्योंकि आप अगर ए स्क्वायर, ए का क्यूब, ए की पावर 4 निकालने जाओगे तो वहां से भी आपका ये सोच सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बट कभी कभी क्या होगा, इस मेथड से निकालोगे ना, कभी कभी क्या होता है, यहाँ मैट्रिक्स नहीं दी गई, मैट्रिक्स दी जाती तो भी हम डायरेक्ट निकाल लेते। अगर सिंपल से देखा जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी गई है, जैसे मान लो मैं फर्स्ट ऑप्शन को लिखूंगा, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, 9 0 0 9। इसका मतलब हुआ फर्स्ट ऑप्शन में जो बोला जो मैट्रिक्स आएगी उसकी आइगन वैल्यू 9 आएगी। मतलब कौन सी मैट्रिक्स की बात कर रहा है, ए की पावर 100 की मैट्रिक्स। ए की पावर 100 की मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू आ रही है, पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग 9 आने चाहिए। अब देखो हम ए की आइगन वैल्यू हमें पता चल गया, ए की पावर 100 की आइगन वैल्यू हमें निकालनी है, ए की पावर 100 की आइगन वैल्यू निकालनी है। तो आइगन वैल्यू के डेफिनेशन से आप जा रहे हो, अगर पहले मैं आइगन वैल्यू के डेफिनेशन से जा रहा हूँ, एक एक ऑप्शन करूंगा। हमारे पास 2 आइगन वैल्यू निकल गई है।
अगर ax बराबर लेमडा एक्स है तो ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स, ऐसे ऐसे करके ए की पावर एन एक्स इक्वल टू लेमडा की पावर एन एक्स आ जाएगा, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक, वेयर लेमडा इज आइगन वैल्यू एंड एक्स इज आइगन वेक्टर। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमारे पास आइगन वैल्यू कितनी आई थी, लेमडा 3 आया था, लेमडा 1 और लेमडा 2 कितना आया था -3। तो ए की पावर 100 अगर निकालूंगा तो उसकी आइगन वैल्यू कितनी आएगी 3 की पावर 100, यानी लेमडा 1 की पावर 100। यहाँ लिख देता हूँ आइगन वैल्यू ऑफ ए की पावर 100, ए की पावर 100 की आइगन वैल्यू कितनी आएगी, लेमडा 1 की पावर 100, लेमडा 2 की पावर 100 मीन्स 3 की पावर 100 एंड -3 की पावर 100। ये इसका मतलब 3 की पावर 100 आएगा, 3 की पावर 100 आएगा। तो मतलब एक आइगन वैल्यू हमारी लेमडा 1 3 पावर 100 आई और ये लेमडा 2 कितनी आई 3 पावर 100 आई। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में देखोगे तो 9 आई बोल रहा है, मतलब 9 आइगन वैल्यू बोल रहा है, इनकरेक्ट। सेकेंड में बोल रहा है 9 की पावर 50 बोल रहा है, देखो ये 9 की पावर में बनाना ही हमको, इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या है, देखो यहाँ 3 का स्क्वायर की पावर 50, इसको भी लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर की पावर 50, इसको लिख सकता हूँ 3 3 जा 9, तो 9 की पावर 50 इंटू 9 की पावर 50, तो ये 9 पावर 50 आइगन वैल्यू बन रही है की पावर 100 की। तो 9 पावर 50 इसमें बोल रहा है 9 पावर 100 इनकरेक्ट, 9 की पावर 101 इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। इसका मतलब 9 पावर 50 आई वाली मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, करेक्ट होगी। मतलब ए की पावर 100 की जो मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है 9 की पावर 50 एंड 9 पावर 50। तो आप देखोगे ऑप्शन में डायरेक्ट हमें दे दिया है ए की पावर 100 मैट्रिक्स का 9 की पावर 50 और यहाँ 0 दिया, यहाँ 0, यहाँ 9 पावर 50, यही मैट्रिक्स दिया है। तो यही तो हमारा आइगन वैल्यू होती है अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो। हमें आइगन वैल्यू से जल्दी हो गया ये चीज़ निकालना। अगर आप ऐसे भी निकालने जाओगे बिना आइगन वैल्यू को निकालने जाओगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ बेसिक मेथड से जाओ, आप सीधे मल्टीप्लाई वगैरह करो, ए निकालो, ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो, ये सब निकालते जाओ, फिर मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके ए की पावर 100 निकालो। तो जैसे आप निकालोगे, मान लो ए दिया है, देखना कैसे आएगा, ए दिया है 2 1 5 -2, आप ए स्क्वायर निकालो, ए इंटू ए करोगे 2 5 1 -2 2 5 1 -2, ठीक। तो क्या आएगा देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4 और 5 1 जा 5, 4 + 5, 2 1 जा 2 -0 हो गया, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 0 हो गया, -2 1 जा 2, फर्स्ट ऑफ 5 माइनस माइनस +4। तो आप देखोगे ए स्क्वायर अपने पास 9 0 0 9 आया, ए स्क्वायर आ गया। अब देखो, अब हमें पता है एक और एक रिजल्ट आप ध्यान रखो, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है या पी मैट्रिक्स है वो ऐसे टाइप की है, लेमडा 1 0 0 0 डैश डैश 0, लेमडा 2 0 डैश डैश जो भी है 0 0, लेमडा 3 डैश डैश डैश, ऐसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए, ऐसे 3 क्रॉस 3 की बात कर रही है, n क्रॉस n में भी हो सकता है, ठीक। तो अगर आपसे मैं बोलूँ p की पावर 100 निकालो तो ये आ जाएगा लेमडा 1 की पावर 100 0 0 0, लेमडा 2 की पावर 100 0 0 0, लेमडा 3 की पावर 100। मतलब ये डायरेक्ट डायगोनल एलिमेंट का पावर हो जाएगा इतना p का पावर। ध्यान रखने वाली है डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, मतलब ऊपर पूरा 0 नीचे पूरा 0, ठीक। तो अगर आपके पास ए स्क्वायर इतना आ गया है तो ए की पावर 100 कितना आएगा, ए की पावर 100, 9 की पावर 100 0 0 9 की पावर 100। इस मेथड को बताने का रीजन हमारा यही था सेकंड वाले को, कि आप जरूरी नहीं हमेशा मैट्रिक्स ऐसी बन जाए डायगोनल वाली, वो कुछ और भी हो सकती है आपका आंसर में। तो इसलिए आपको आइगन वैल्यू वाला भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आइगन वेक्टर्स का, और ऐसे डायगोनल वाला भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो ए की पावर 100 की जो मैट्रिक्स आई 9 की पावर 100 को आप बाहर निकाल लो, एक मिनट, नहीं सॉरी, ए की पावर 100 ए स्क्वायर निकाला हूँ ना, तो ए की पावर जब 100 निकालूंगा, ए की स्क्वायर निकाल चुका हूँ, ए की पावर 50, ए स्क्वायर पावर 50 करूंगा तो क्या आएगा 9 की पावर 50 0 0 9 की पावर 50। यहाँ से आप क्या करो 9 पावर 50 को बाहर निकाल लो तो आपके पास आएगा 1 0 0 1, ये दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स 9 पावर 50 इंटू आई। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी आपका क्या आएगा करेक्ट आएगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या आएंगे इनकरेक्ट आ जाएंगे। इस तरीके से 6 वाला क्वेश्चन हमारा था। आप ऐसे ही क्वेश्चंस को डिस्कस करोगे, करना है मीन्स घर में जितना हो सके उतना कोशिश करो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप।
7 नंबर आएगा। कंसीडर द फॉलोइंग सेट, मतलब इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात कर रहा है ना। फिर से कंसीडर द फॉलोइंग सेट, A1 दिया है अपने पास 1 1 0, 0 1 1 और 1 -1 एंड -2। जो A2 दिया है 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1, ठीक। A3 जो दिया है हमारे में 1 1 0 2 1 0 1 1 0। इसको बोल रहा है कि विच ऑफ द अबव सेट आर लीनियरली डिपेंडेंट, बात कर रहा है विच ऑफ द अबव सेट्स आर एलडी, मतलब कौन सा सेट लीनियरली डिपेंडेंट है। तो जब भी आपका ऐसा सेट्स मिलेगा ना, आप सीधे मैट्रिक्स के थ्रू जाओ। लीनियरली इंडिपेंडेंट वगैरह का डेफिनेशन से थोड़ा टाइम लग जाता है, उससे भी बनती तो मैट्रिक्स से। अगर आपने बीएससी फाइनल या सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा तो उससे बनाना तो मैट्रिक्स ही रहता है, तो डायरेक्ट ही मैट्रिक्स बनाते हैं। तो ए ऑप्शन में दिया है A1 एंड A2, बी में दिया है हमारा A1 एंड A3, सी में दिया है A2 एंड A3, डी दिया है A1 A2 A3, A1 A2 एंड A3। डी वाला बोल रहा है तीनों LD है, A1 A2 एंड A3। 7 है, 8 नंबर क्वेश्चन। इसको आप ट्राई करो, अगर आपसे हो रहा है तो आप क्या करो, इनका मैट्रिक्स बना लो और इसका डिटरमिनेंट निकालना स्टार्ट करो। सब तीनों का डिटरमिनेंट अगर 0 आ गया LD हो जाएगा, नॉन 0 आया तो LI होगा। सिंपल, ध्यान रखो, ठीक। निकालो, जल्दी जल्दी करो इसको, जल्दी जल्दी। और क्वेश्चन कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सपोज A is skew symmetric matrix, suppose A is skew symmetric matrix of odd order, then determinant of A इक्वल टू कितना होगा, ये पूछ रहा है। ए ऑप्शन में दिया है 0, बी में दिया है प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। सी ऑप्शन दिया है हमारे पास 1, डी दिया है नन ऑफ दीज, ठीक। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है एक और कर लेते हैं। चलो बाकी और बाद में करते हैं, छोटा क्वेश्चन है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का एक और क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट बेस्ड है। चलो इसको करते हैं, 2 क्वेश्चन करते हैं, 2 और करेंगे इसके बाद। दो तीन क्वेश्चन और करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में और बाकी क्वेश्चन डिस्कस करना है। देखो पहले बोला कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स
आर एल डी। कौन सा सेट एल डी है? आप देखो फर्स्ट वाले में अगर मैट्रिक्स बनाया होगा आपने, अगर बना लिया होगा अभी तक, तो 1 1 0 0 1 1 और 1 -1 एंड -2, इसका अगर डिटरमिनेंट निकालने जाओगे तो क्या आएगा? 1, ये -2 है तो -2 1 जा 2 +1 -1 0 -1, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास -1 +1 = 0। मीन्स फर्स्ट वाले का बना मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है। इसका मतलब A1 हमारा क्या है? LD है। A1 क्या है? LD है। तो देखो A1 हमारा क्या होगा? LD होगा। तो देखो कौन कौन से ऑप्शन में A1 नहीं है, A1 आ रहा है। ठीक, पहले में बोल रहा है A1 एंड A2, दूसरे में बोल रहा है A1 एंड A3, A2 एंड A3 बोल रहा है, A1 की बात ही नहीं कर रहा है। A1 तो हमने निकाल दिया, LD है। A1 A2 A3 LD है, तो इसमें भी A1 आ रहा है। एक ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया C नंबर का, क्योंकि इसमें बोला है A2 एंड A3, A1 का नाम नहीं लिया, तो ये हो गया A1 वाले सेट का। A1 मैट्रिक्स बना दिया मान लो। नाउ A नंबर का है। B में देखोगे आप A2 मैट्रिक्स बनाओ, A2 की मैट्रिक्स बनाओगे क्या आएगा? 0 1 0 1 1 0 और 0 1 1 0 1 1। इसका डिटरमिनेंट निकालोगे आप तो क्या आएगा? 0, तो 0 वाले को तो ले नहीं सकते, 0 करोगे 0 हो जाएगा। 1 वाले को लो, -1 1 आएगा, 1 - 0 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो A2 हमारा क्या है? A2 हमारा LD नहीं है, A2 हमारा क्या है? LI है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है हमारा? A2 का डिटरमिनेंट जो आ रहा है वो नॉन जीरो आ रहा है। तो देखो A1 एंड A2 बोला इनकरेक्ट, क्योंकि A2 हमारा LI है, LD नहीं है। A1 A2 A3 इनकरेक्ट, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या करेक्ट होगा? आप 3 को देखना, 3 हमारा LD आएगा, ये मैं आपको दे रहा हूँ, आप खुद करना, मैट्रिक्स बनाना, उनका डिटरमिनेंट निकालना, ये हमारा LD होगा। मीन्स A1 एंड A3 LD सेट है, बाकी सारे क्या है? बाकी जो हमारा A2 है वो LI है। अब आते हैं अपने थर्ड वाले क्वेश्चन, 8th वाले क्वेश्चन में, जो आपका है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। ठीक, बोल रहा है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर की, उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक, मतलब 0 होता है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक, देखो जो 8th वाला है, अगर हमारी कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो ध्यान रखो, अगर कोई मैट्रिक्स ए हमारी कैसी है? स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आप उसको थोड़ा सा एनालाइज करो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ए का ट्रांसपोज इक्वल टू जो होता है, ए का ट्रांसपोज -a होता है। मतलब जो इंट्रीज में रिलेशन अगर आप देखोगे तो वो आएगा aij इक्वल टू -aji। अगर डायगोनल का एलिमेंट देखा जाए, क्या बोला? प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक, डायगोनल के एलिमेंट्स के बारे में देखा जाए तो डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? आई और आई होगा, क्योंकि डायगोनल जैसे मैट्रिक्स बनाओगे तो क्या आता है? A11 A12 A13, 3 क्रॉस 3 की बना लेते हैं। A21 A22 A23 A31 A33 A32 A33। तो आप देखोगे अगर डायगोनल के एलिमेंट में आई और जे आपस में क्या होता है? इक्वल होता है, मतलब AII होता है। अगर AII यहाँ रखोगे तो -AII आएगा और एवरी आई, तो यहाँ से आ जाएगा 2AII बराबर 0। मीन्स डायगोनल के एलिमेंट हमेशा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होने वाले हैं? 0 होने वाले हैं। मतलब ये पूरा हमारा क्या होगा? 0 होगा। तो क्या 0 हो जाना डायगोनल एलिमेंट? अब देखो, अब और दूसरा चीज, अगर ये वाला प्लस है तो ये वाला क्या होगा? माइनस, ये प्लस है ये माइनस होगा। एक मैट्रिक्स मैं कंसीडर करता हूँ, ऑड बोला है तो ऑड मतलब 3 क्रॉस 3। एन की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं? 3 क्रॉस 3 ही ले लेते हैं, एन की वैल्यू 3 ले लेता हूँ, ऑड रहेगा, ये ऑड ऑर्डर बोला ही है। डायगोनल का एलिमेंट हमेशा 0 रहेगा, तो मान लो मैं एक सिंपल मैट्रिक्स लेता हूँ, यहाँ 0 लेता हूँ, यहाँ 1 लिया तो यहाँ -1 लेना पड़ेगा। ठीक, यहाँ मान लो 2 लेते हो तो यहाँ 0 लेना है, यहाँ -2 लोगे, यहाँ 0 ले लो, यहाँ भी 0 ले लो और यहाँ 0 लेना पड़ेगा। ठीक, या फिर यहाँ आप 3 ले लो तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा आपको? -3, क्योंकि AIJ इक्वल टू क्या होगा? -AJI। ये हमारा A32 ये -A23। इसका अगर डिटरमिनेंट निकालो आप, डिटरमिनेंट निकालोगे तो 0 है तो इससे कोई लेना देना नहीं। सेकेंड से एक्सपेंशन करते हैं, -1 ये 0 हो जाएगा, -6 आएगा, +2
लास्ट वाले का इससे एक्सपेंशन करोगे तो -3 आएगा। 1 मिनट, इस वाले से एक्सपेंशन किया -1, ये 0 हो गया, और ये 3 1 माइनस माइनस प्लस 3 2 6, पहले इसको किया -6 आया, फिर इस वाले से 2 से करूँगा तो यहाँ क्या आएगा, इधर से करेंगे तो -3 आएगा, तो यहाँ क्या आएगा -3 आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 6 1 जा 6 प्लस और -6 कितना आया, 0 आया, डिटरमिनेंट 0 आया। और इसने बोला है क्या कि डिटरमिनेंट 1 आएगा इनकरेक्ट, इसने बोला नन ऑफ देम इनकरेक्ट, क्योंकि 0 करेक्ट होगा। प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट तो 0 ही है, बट हम इसको डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि हमेशा ये प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट ही आने वाला है। तो 0 इसका बहुत ही अप्रोप्रिएट आंसर है, मतलब 0 ही करेक्ट आंसर है, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बाकी सारे इनकरेक्ट होंगे। तो ये आपका एक एग्जांपल लेके मैंने कर लिया कि हमेशा एक रिजल्ट है, ये आप रिजल्ट के बेस प्रयास कर सकते हो कि इसकी ऑड ऑर्डर की अगर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो उसका जो डिटरमिनेंट होगा हमेशा 0 होगा, और इवन ऑर्डर की होगी तो उसका परफेक्ट स्क्वायर आने वाला है। तो यहाँ से अगर मैं इसको इसी से डायरेक्ट प्रूफ करा के दिखाऊं तो डिटरमिनेंट ए है हमारा, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -a होता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालूंगा तो -1 की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा। ए का ट्रांसपोज अगर n हमारा ऑड हुआ, n इज ऑड, तो ऑड आएगा तो माइनस आएगा, डिटरमिनेंट ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए। हमें पता होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज और डिटरमिनेंट ऑफ ए आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0 आ जाएगा, इसको इधर लेके आए, 2 डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0 हो जाएगा, इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, 0 आ गया। दिस इम्प्लाइज ऑड ऑर्डर ऑफ इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है इफ n इज ऑड। और इवन वाले का क्या होगा, n इक्वल टू अगर इवन होगा, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर वाला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी इनकरेक्ट होंगे। ठीक, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन था 8 नंबर वाला। तो हमेशा रिजल्ट के फॉर्म में चाहे याद रखो, चाहे आप इसको एक स्टेटमेंट बेस्ड में याद रखो, या फिर आप इसको क्या करो, प्रूफ करके ऑप्शन से डिस्कार्ड वगैरह करके भी देख सकते हो। अगर याद रहेगा तो आपको टाइम कम लगेगा कि अगर ऑड ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको दिख गई तो उसका डिटरमिनेंट आएगा जो हमेशा वो 0 आने वाला है। ठीक, और डायगोनल के एलिमेंट में ध्यान रखना हमेशा 0 0 ही होंगे ऑड ऑर्डर की इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ऑड हो चाहे इवन हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका वो फिर से आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से है। 2 क्वेश्चंस और हैं, 2 क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिर बाकी नेक्स्ट पार्ट में आपको डिस्कस करने वाला है। ये आपका 9 नंबर का होगा। क्वेश्चन है लेट T ऑफ R2 to R2 be a linear transformation, be a linear transformation of multiplication by the matrix 2 0 0 3 2 0 0 3 with respect to basis 1 1 1 1 1 minus 1 of R2, the matrix representation T is, ये ऑप्शन में आपका है 2 3 2 minus 3, बी में है आपका 1 5 5 1, सी में है आपका 1 3 -2 -1, डी ऑप्शन है आपका 5/2 -12 -12
5 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 10 नंबर का क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेंटेंसेस, सॉरी, फॉलोइंग सेंटेंसेस दिया है। ए जो दिया है वो दिया है इफ ए इक्वल टू ए आई जे is symmetric, then is symmetric, then ए जे जे बराबर 0, ए जे जे इक्वल टू 0 फॉर ईच जे। ठीक, अभी इसको मैंने देखा है, करके दिखाया आपको। ए इक्वल टू ए आई जे, इफ ए इक्वल टू ए आई जे इज स्क्यू हार्मेशियन, देन स्क्यू हार्मेशियन then each a j j is pure imaginary number, is pure imaginary numbers। ठीक, choose the correct answer। choose the correct answer। फर्स्ट ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट, ऐसे ऑप्शन दिया है। फर्स्ट बोल रहा है ए इज करेक्ट, सेकंड बी इज इनकरेक्ट, बी में दिया है बी करेक्ट, ए इनकरेक्ट, बी करेक्ट, ए इनकरेक्ट, सी है अपने पास, सी डी इधर लिख दे रहा हूँ, सी है बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, और डी है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। देखो, दोनों को इनकरेक्ट बोला है, दोनों को करेक्ट बोला है, और एक सिंगल इंडिविजुअल भी करेक्ट है। तो आप अगर सिर्फ डेफिनेशन अगर पढ़े होंगे इसका, तो भी आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। डेफिनेशन सिर्फ ओनली डेफिनेशन से कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन को पहले मैं ना करके इसी क्वेश्चन को कर दे रहा हूँ। पहले 10 वाले को आप देख लो। डेफिनेशन अगर आप सिमेट्रिक करने, इसको सिमेट्रिक का अगर आपको मालूम है तो आप इनके ऑप्शंस को टैकल कर सकते हो। ज़्यादा बड़ी बात नहीं, हमने इसकी सिमेट्रिक का भी बात किया था। अगर ए हमारी इसकी सिमेट्रिक है, इसका मतलब है ए का ट्रांसपोज माइनस ए होगा, और इसकी जो इंट्रीज होंगी, इंट्रीज का जो रिलेशन होगा ए आई जे बराबर होगा माइनस ए जे आई, ये इंट्रीज होगी। डायगनल की इंट्रीज जो होंगी, डायगनल इंट्रीज जब हमने देखा था, उसकी जो खासियत होती है वो आई और आई मतलब दोनों सेम होते हैं। यहाँ बोला जे, अगर फॉर आई बराबर जे होता है डायगनल की एंट्री में, तो अगर मान लो यहाँ ए जे जे आप करते हो तो यहाँ भी आएगा ए जे जे, तो यहाँ से क्या आएगा 2a जे जे बराबर 0, दिस इम्प्लाइज ए जे जे बराबर 0 फॉर एवरी जे। इसका मतलब हुआ ऑप्शन ए करेक्ट बोल रहा है कि ए जे जे 0 होगा। ए वाला हमारा क्या है, करेक्ट है। ए स्टेटमेंट क्या हुआ, करेक्ट हुआ। जिसमें इनकरेक्ट बोला है वो गलत हो जाएंगे। सी में बोला दोनों इनकरेक्ट है, और बी में बोला है कि ए इनकरेक्ट है। तो ए बचा और डी, ए और डी दो में से एक ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। बट बी में भी आते हैं। बी हमारा बोल रहा है ए इज स्क्यू हार्मेशियन है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स की एंट्री है, रियल है, इसकी सिमेट्रिक मतलब रियल से एंट्रीज थी इसकी। तो ए का थीटा इक्वल टू किसके इक्वल होगा, माइनस ए। जो ए का थीटा है ना, इसका मतलब होता है ए का थीटा बराबर है ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज। ये थीटा मतलब ये होता है, मतलब जो मैट्रिक्स होगी उसका कंजुगेट लोगे और फिर उसका ट्रांसपोज लोगे। तो यहाँ से अगर मैं इंट्रीज में रिलेशन देखा जाए, इंट्रीज इनकी कैसी होंगी, इंट्रीज में होगा हमारा ए आई जे प्लस आयोटा बी आई जे कंजुगेट का ट्रांसपोज बराबर, क्योंकि ये थीटा जो ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ए आई जे प्लस आयोटा बी आई जे, ऐसा होगा।
अब कंजुगेट लेते हो तो आपको पता होगा कि इसमें क्या आ जाता है, माइनस ए आई जे माइनस आयोटा बी आई जे का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आई जे माइनस आई बी आई जे। ठीक, कंजुगेट में मतलब ट्रांसपोज आ जाता है। ठीक, एक मिनट मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। देखो अब क्या होगा, अब आई और जे इसमें दोनों को इक्वल करना है तो आप क्या करो, इक्वल कर दो। तो ए आई आई ए जे जे है ना, ए जे जे बोला ना, ए जे जे कर देता हूँ, आई बराबर जे के लिए करता हूँ, माइनस आई बी जे जे, उसका ट्रांसपोज लोगे, जैसे ए आई जे का अगर ट्रांसपोज लेना रहता है ना तो क्या बन जाता है, ए जे आई बन जाता है। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो मैं यहाँ डायरेक्ट ट्रांसपोज नहीं ले रहा हूँ, बाद में आई बराबर जे कर दे रहा हूँ, तो ट्रांसपोज में ही, क्योंकि हमें डायगोनल का एंट्री देखना है। माइनस टाइम ऑफ ए जे जे माइनस आई टाइम ऑफ बी जे जे, ये किसके लिए मैं देख रहा हूँ, डायगोनल एंट्रीज के, क्योंकि हमें जो पूछ रहा है डायगोनल के बारे में पूछ रहा है। ऊपर का मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक, अब देखो फर्स्ट वाला तो आ ही गया होगा। अब देखो इसमें इसमें जब देखोगे आप तो आपके पास आएगा ए जे जे माइनस आई बी जे जे बराबर आएगा माइनस ए जे जे प्लस आई बी जे जे। ठीक, इसको एक तरफ लेके आओगे तो टू ए जे जे होगा, ये वाला और ये वाला जुड़ जाएगा, और इधर लेके आओगे तो माइनस आई बी जे जे, उधर आएगा प्लस माइनस, एक मिनट, ए आई जे एक माइनस आई है ना, तो इसको क्या करना है हमें, ए का कंजुगेट लेना है ट्रांसपोज, तो ए आई जे प्लस आई बी आई जे का ट्रांसपोज लेंगे तो कंजुगेट लूँगा तो माइनस आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ लिखा आया माइनस, ट्रांसपोज लूँगा तो माइनस आया यहाँ, और यहाँ माइनस अंदर गया तो माइनस, एक मिनट, ये वाला प्लस है ना, एक मिनट सॉरी, ये प्लस है, यहाँ प्लस था, तो प्लस माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक, अब ठीक है, ये माइनस है, प्लस माइनस यहाँ क्या आएगा, माइनस, तो यहाँ से ये दोनों प्लस हो जाएंगे, और यहाँ से ये जाएगा आई बी जे जे, और प्लस प्लस इधर आया प्लस आई बी जे जे बराबर जीरो, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, यहाँ से टू ए जे जे बराबर जीरो आएगा, दिस इम्प्लाइज ए जे जे बराबर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बोला, प्योरली इमेजिनरी नंबर, मतलब तो रियल पार्ट जीरो हो गया, क्योंकि इंट्रीज हमारी कैसी थी, इंट्रीज हमारी थी ए आई जे प्लस आई बी आई जे, डायगोनल कर रहे हो तो ए आई ए जे जे प्लस आई बी जे जे, यहाँ से आपके पास ए जे जे की वैल्यू जीरो आ गई थी, वाले जीरो आ गई, क्या बचा आयोटा वाला पार्ट बचा, इसको क्या बोलोगे, प्योरली इमेजिनरी। स्टेटमेंट बी भी हमारा क्या आ रहा है, करेक्ट है, इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो इसका मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, और स्क्यू हार्मेशियन मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है तो डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, सॉरी, और स्क्यू हार्मेशियन मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो हमेशा क्या होने वाले हैं, प्योर इमेजिनरी नंबर होने वाले, मतलब आयोटा वाला होने वाला। ठीक, इस तरीके से सबका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो ट्रांसफॉर्मेशन से है, वो बोला है कि जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो आने वाला है आपका R2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है बाय द मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू द बेसिस। क्या बोला है कि R2 से R2 बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय द मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू द बेसिस ऑफ R2 ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। मतलब जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, मान लो Tx एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो क्या है, जो भी आया वो उस मैट्रिक्स का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक, तो Tx इक्वल टू ए एक्स टाइप का है। ठीक, ए मतलब वो मैट्रिक्स, तो मैं क्या करता हूँ एक्स कॉमा वाई लेता हूँ, ए मैट्रिक्स जो हमारे पहले ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, ए मैट्रिक्स है 0 0 3, यहाँ से अपने पास आ जाएगा एक्स वाई, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा 2x एंड 3y आ गया।
ये हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आया। अब इससे हमें क्या करना है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना है। बेसिस हमारी क्या गिवन है, बी बेसिस है 1 1 एंड 1